ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है और 1 साल तक अपनी G20 की प्रेसिडेंसी में आयोजित हो रही बैठकों में विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े अनेक अहम विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं, विमर्श हो रहे हैं। बैठकों की इस श्रृंखला में एक अहम विषय स्वास्थ्य का भी है और इस कड़ी में आज से तिरुवनंतपुरम में पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है और इस प्रेसिडेंसी में ऐसी 4 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठकें आयोजित होंगी और एक इसी सिलसिले में हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी आयोजित होगी। तिरुवनंतपुरम में आज शुरू हुई बैठक के अलावा गोवा, हैदराबाद, तेलंगाना, गांधीनगर में इन बैठकों का आयोजन होने वाला है आने वाले समय में। तो आज हम कार्यक्रम में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की इन्हीं बैठकों के हवाले से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत G20 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व स्तर पर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एजेंडा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए, किस तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत जो अपनी उपलब्धियों को G20 प्रेसिडेंसी के दौरान प्रस्तुत कर रहा है, उस तरह से कैसे विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाधान तलाशने में इससे मदद मिलेगी। इन सभी मुद्दों पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर रेड्डी, अगर हम हेल्थ कोऑपरेशन की बात करें तो इस मामले में G20 का मंच एक बहुत अहम मंच हो जाता है और भारत की इस G20 प्रेसिडेंसी में हम आपसे पहले यही समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ कोऑपरेशन की दृष्टि से जो ये हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठकें हैं, ये कितनी अहम है और जिस तरह से भारत ने कुछ हेल्थ प्रायोरिटीज भी सेट की हैं विमर्श के लिए, चर्चा के लिए, उनका क्या महत्व है? सबसे पहले इस मूल सवाल से ही हम चर्चा को शुरू करते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व 2 कारणों की वजह से है। एक तो जो G7 का समीकरण माना जाता है, वो केवल विकसित देशों का, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है, उनका समीकरण है। वहां पे दूसरे देशों का आवाज नहीं सुनाई देता, मगर G20 में दूसरे देशों का भी प्रतिनिधित्व है जी। और इसका बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विश्व भर में जो कोई भी समस्या हो, खास करके स्वास्थ्य के विषय में, अगर सभी देशों का आवाज नहीं सुनाई दिया या उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो फिर समस्या का समाधान भी अधूरा रह जाएगा। दूसरा कारण ये है कि अभी जो महामारी चल रही है कोविड का, हालांकि काफी हद तक कई सारे देशों में उसका प्रकोप कम हो गया है और खास करके भारत में उसका असर ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी इसका यही हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिला है कि सारे मुल्क जो है, सारे देश जो है, मिलके काम करना चाहिए इस प्रकार के महामारी को रोकने के लिए और उसका सामना करने के लिए, और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और दूसरे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने के लिए किस प्रकार का एक सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी चाहिए और उसमें सारे देशों के बीच में किस प्रकार के सहकार होना चाहिए, उसके ऊपर ये काफी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और इसमें भारत के नेतृत्व में सब देशों का आवाज सुनाई देगा। भारत के आवाज में भी दूसरे देशों का आवाज वहां पे प्रतिनिधित्व मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और डॉक्टर रेड्डी, आज जैसा कि अभी आपने कोविड महामारी का जिक्र किया, तो आज जब बैठक का उद्घाटन स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार ने किया, तो उन्होंने इस अवसर पर इस बात को हाईलाइट किया कि महामारी से बचाव तैयारी के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है और जो आने वाला समय है उसमें ये आवश्यक नहीं कि कोविड महामारी
ही है बल्कि अन्य महामारियों का भी खतरा अगर विश्व के सामने होता है तो इस मामले में एक ऐसा एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें हेल्थ कॉर्पोरेशन के साथ सभी देश मिलकर एक नीतिगत स्तर पर प्रयास करें, पॉलिसी बनाएं, हेल्थ पॉलिसी। तो ऐसे में ये G20 का मंच किस तरह से, जैसा कि आपने बताया कि सभी देश साथ तो आए हैं, लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य के भविष्य को देखते हुए कितना अहम हो जाता है कि जब सब देश एक साथ मिलकर इस तरह की नीतिगत बातों पर विचार करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोविड के अलावा और कई सारे समस्या अभी भी है, मगर आगे चल के इस प्रकार के महामारी भी आ सकते हैं। और उसका संभावना इसलिए है कि जो जंगली जानवरों से कीटाणु हमारे पास पहुंचते हैं तो उसका रास्ता तकरीबन हम ही ने बनाया है, क्योंकि जैसा कि हम पेड़ गिराते हैं, वनों का नष्ट करते हैं और कई सारे जानवरों का हमें आहार बना के उनको हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, तो इसके जरिए ये कीटाणु बहुत आसानी से हमारे शरीर में आ सकते हैं और दूसरे जानवरों के पास भी जा सकते हैं और वहां से हमारे यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो जितना जल्दी एक देश से दूसरे देश को भी फैल सकते हैं ये कीटाणु, इसका तो हमने ये कोविड के रूप में देखा है और आगे चल के भी ये खतरा है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक तो महामारी का नियंत्रण, रोकथाम कैसे करें कि इस प्रकार का हमें तकलीफ ना हो, और दूसरा अगर हो भी तो मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी करें, तुरंत पहचान हो और तेजी से उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। इसके लिए बस हर देश तैयार होना चाहिए, और उसके साथ साथ अंतर्जातीय सहकार भी बिल्कुल आवश्यक है। उसके बिना हम पूरा डटकर मुकाबला नहीं कर सकते जब एक विश्वव्यापी महामारी होता है। जी डॉक्टर रेड्डी, अगर हम भारत ने जो हेल्थ प्रायोरिटीज सेट की हैं उन पर एक एक करके चर्चा करें तो सबसे पहला विषय आता है कि स्वास्थ्य की आपात स्थिति में हम तैयारी रखें, अपनी जो रिस्पांस का पूरा सिस्टम है उसको बनाए रखें और वन हेल्थ अप्रोच के साथ एक पूरी व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे कि अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं या आने वाले समय में महामारियों का खतरा है उससे जूझने के लिए विश्व तैयार रहे। ऐसे में जो इमरजेंसी रिस्पांस और प्रिपेयरनेस की जो पहली प्राथमिकता है, हेल्थ प्रायोरिटी है, जो इस पूरे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप में चर्चा में रखी जाने वाली है इस पूरे वर्ष, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही मुख्य विषय है और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO कहते हैं वहां पर भी एक विश्व स्तर पे एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की तैयारी हो रही है और ऐसे समय में G20 के सामने ये विषय भी प्रस्तुत है और ये बिल्कुल आवश्यक है कि जो वन हेल्थ का आपने जिक्र किया कि हम केवल मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में जांच न करें मगर जंगली जानवर, पालतू जानवर और मनुष्य का भी जो कुछ भी संक्रमण का खतरा होता है ये कीटाणु द्वारा, उन सबका भी हम एक तरीके से सर्वेलेंस सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल आवश्यक है कि ये वन हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से अगर काम करें, बहुत जल्द से जल्दी हम पहचान कर सकते हैं कि अगर कोई कीटाणु जंगली जानवर जैसा बैट्स है या और कहीं पे है तो वहां से किस प्रकार का हमारे समुदाय में प्रवेश कर रहे हैं और उसको रोक सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आ भी जाएं तो जिस प्रकार से हम जल्द से जल्दी जांच करें और उसका रोकथाम कर सकते हैं ज्यादा फैलने के पहले, और उसके साथ साथ क्या क्या तैयारियां करनी है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में और दूसरे व्यवस्था में भी, क्योंकि हमें और कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेंगी कि हम कैसे समुदाय को हमारे साथ जुटा कर चलें। और दूसरा, स्वास्थ्य के अलावा दूसरे सर्विसेज चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज चाहिए, सोशल सपोर्ट सिस्टम्स का सर्विसेज चाहिए। तो इमरजेंसी प्रिपरेशंस किस प्रकार का होनी चाहिए और किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो किस प्रकार का आइसोलेशन करनी चाहिए, या संक्रमण हो गया तो, या संक्रमण का अगर डर है तो क्वारंटीन का किस प्रकार अमल करना चाहिए।
तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है। और क्योंकि एक देश से दूसरे देश को आसानी से फैल सकता है, इसमें अंतर्जातीय सहकार भी बिल्कुल आवश्यक है। उसका पूरा एक ढांचा बनाने के लिए G20 का कार्यक्रम बिल्कुल काम करेगा और उससे फायदा भी होगा। जी, जो दूसरी हेल्थ प्रायोरिटीज है वो बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने देखा है कि जो ये कोविड महामारी का दौर रहा है, इसमें जो चाहे वो उपचार हो या वैक्सीन हो, इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और खास तौर पर हम जब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हैं, महामारियों को देखते हैं, तो उसमें उपचार और टीकों का निर्माण एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो ये विचार किया जा रहा है कि जो वैक्सीन है या उपचार है, उसके जो माध्यम हैं वो सस्ते हों, सुरक्षित हों, प्रभावी हों और ऐसे मेडिकल ऑप्शंस जब प्रभावी और सस्ते और सुलभ होंगे तो इस बात पर फोकस है कि सभी देश इससे लाभान्वित हों। तो इस थीम के तहत, हेल्थ प्रायोरिटी के तहत ये कोशिश है कि जो विश्व का फार्मा क्षेत्र है वो भी मजबूत हो, जिससे कि आपसी सहयोग देशों में बढ़े। तो इस हेल्थ प्रायोरिटी को आप कैसे देखते हैं? अगर महामारी फैल गया किसी देश में या सारे विश्व में, उसका इलाज करना भी बिल्कुल आवश्यक है, जल्द से जल्द। और आपने जैसा कहा, प्रभावी वैक्सीन बनाना जिससे कि हमें रक्षा मिल सकता है गंभीर बीमारी से, और दवाइयों का भी बनाना जिससे बहुत तीव्र बीमारी जिनको होता है उनका जान बचाने के लिए। तो ये और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी, मतलब जल्द से जल्दी जांच कर बीमारी का ठीक पहचान करना, ये सारे बिल्कुल आवश्यक है। और ये वैक्सीन, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हम दवाइयों के ऊपर आधारित करते हैं, और डायग्नोस्टिक्स मतलब जांच के जो परिकर होते हैं हमारे पास, तो वो सारे हमें उपलब्ध होनी चाहिए। और भारत में इसका काफी तजुर्बा है। जैसा हमने देखा है कि कोविड के समय वैक्सीन हमने बहुत ही अच्छे बनाए हैं और दूसरे देशों को भी हमने सप्लाई किया है। और दवाइयों की बात आई तो कई सारी दवाइयों को बहुत सारे देशों को हम पहले भी पहुंचा चुके हैं और अभी भी पहुंचाने का काबिलियत हमारे अंदर है, हमारे देश में है। मगर ये इसके लिए हमें सारे देशों को एकजुट करके देखना चाहिए कि किसी भी देश में जब ये खतरा होता है, आवश्यक वैक्सीन का, आवश्यक दवाइयों का, आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट का अभाव ना हो और समय पे मिले। ये कोविड के समय में देखा गया कि कई सारे देशों में ये उपलब्ध नहीं थे ठीक समय पर, जैसा कि अफ्रीका में उपलब्ध नहीं थे ठीक समय पर। तो ये G20 के द्वारा अगर हम इस प्रकार के ढांचा बनाए कि विश्व भर में कभी भी किसी समय अगर इस प्रकार का हमें खतरा दोबारा आए तो हम पूरी तैयारी से रहें कि ठीक तरीके के वैक्सीन जल्द से जल्दी बने विश्व भर के लिए और ठीक समय पे पहुंचाए जाएं, और उसी प्रकार की दवाइयां और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी सबको जल्द से जल्दी उपलब्ध हो। तो इसके लिए भारत का नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमें अभी तजुर्बा है जी, और हमें काबिलियत है। बिल्कुल। और जिस तजुर्बे की आपने बात की और कोविड महामारी में जिस तरह से भारत ने जो अपनी भूमिका निभाई उसका आपने जिक्र किया कि किस तरह से भारत ने लगभग 150 देशों को ड्रग्स और दवाइयां, वैक्सीन्स को सप्लाई किया और उन देशों की मदद की। और हम देख भी रहे हैं कि भारत अब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्षमता वाला देश बनकर उभरा है। इसमें हम चाहे वो ड्रग्स हो, एपीआई हो या जो फार्मा सेक्टर के दूसरे क्षेत्र हों, और यहां तक कि अब उपकरणों के मामले में भी जो चिकित्सा से जुड़े हुए उपकरण हैं उनके भी निर्माण में भारत अब एक बड़ी क्षमता वाला देश बनकर उभर रहा है। तो इस अवसर पर, जबकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी का अवसर है, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, तो ऐसे में भारत अपनी क्षमता का भी निश्चित रूप से प्रदर्शन करना चाहेगा। जिस तरह से वो एक बड़े फार्मेसी हब के रूप में उभरा है, तो अपनी क्षमता से कैसे एक तरह से फार्मेसी के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति को अभिव्यक्त करने में भारत
प्रस्तुत करेगा इस मामले में अपने आप को? दूसरे देशों के लिए भारत एक मिसाल है और अपना वैज्ञानिक परिज्ञान भी वो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, मगर इसके अलावा दूसरे देशों को भी प्रेरित कर सकता है। अब देखिए, जब एड्स का महामारी हुआ था, जब एड्स के लिए दवाइयां बहुत ही कीमती थी और अफ्रीका को दवाइयां नहीं मिल रही थी, और अगर मिल भी रहे तो बहुत ज्यादा का प्राइस था, मतलब दाम था, तब भारत ने ही भारत में जो बने थे दवाइयां, उन्हीं को अफ्रीका को सप्लाई किया बहुत ही कम दाम में, और उससे अफ्रीका में एड्स की बीमारी के ऊपर विजय पाने में काफी मदद किया। उसी प्रकार का मिसाल जो है भारत दूसरे देशों को दे सकता है कि आप भी अपने दवाइयां बनाने के लिए काबिलियत हासिल करें, और खास करके भारत से भी अगर आपको ठीक तरीके के दवाइयां मिल सकते हैं तो उनको लीजिएगा। तो इस प्रकार का सहकार भारत दे सकता है दूसरे देशों को, ताकि किसी को ठीक समय पर जो जरूरी दवाइयां हैं उनका अभाव महसूस ना हो। जी डॉक्टर रेड्डी, एक जो तीसरा और अंतिम विषय है हेल्थ प्रायोरिटीज में, वो बड़ा अहम है आज के दौर के लिहाज से अगर हम इसे समझें। स्वास्थ्य क्षेत्र में इनोवेशन और डिजिटल सॉल्यूशन की अहमियत, ये बहुत इस दौर में इसलिए अहम है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डिजिटल तरीके हैं वो स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और खास तौर पर कोविड महामारी का क्योंकि हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हमने डिजिटल सॉल्यूशंस को देखा है जिसमें भारत ने अपनी एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में जो प्रयोग हो रहे हैं डिजिटल समाधान के, वो कितने अहम हैं, और कैसे हम बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी डिजिटल सॉल्यूशंस के जरिए सुलझा सकते हैं? आगे चल के डिजिटल हेल्थ का काफी प्रभाव रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में, और केवल चिकित्सा के क्षेत्र में भी नहीं, डायग्नोस्टिक एरिया में बीमारी का पहचान करने में, या जो आंकड़े हैं किसी चीज के बारे में स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसको जल्द से जल्दी हासिल करने के लिए, ताकि ठीक तरीके का समाधान भी हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए डिजिटल हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके अगर देखा जाए तो डिजिटल हेल्थ के जरिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल घर के पास पहुंचा सकते हैं, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स, और उसके बाद में जो प्राथमिक सेवा के कर्मचारी हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वहां पे ऐसे कर्मचारी भी जो हैं, आशा, ऑक्सीजन नर्स, मिडवाइफ, ऐसे भी, उनके पास अगर एक डिजिटल डिवाइस हो, हैंड हेल्ड डिवाइस हो, जिसके अंदर हम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट एल्गोरिदम्स उसको हम वो डिजिटल डिवाइस में जोड़ दें, तो फिर उससे वहां पे पहचान के अलावा जल्द से जल्दी बीमारी का पहचान हो सकता है और इलाज का भी शुरुआत हो सकता है। और उसके साथ साथ टेली हेल्थ के द्वारा जो एडवांस्ड हेल्थ के सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, जहां पे भी उनके साथ संपर्क हो सकता है, ताकि गांव-गांव में, घर-घर में भी इस प्रकार का तुरंत इलाज मिल सकता है। अगर स्पेशलिस्ट के अभाव भी हो किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, ये टेली हेल्थ के जरिए हम वो स्पेशलिस्ट एडवाइस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो और बीमारी कितना तेजी से फैल रहा है उसका भी हम ठीक तरीके से पहचान कर सकते हैं सही समय पे, और रोकथाम की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस भी है वो भी ये आसान हो जाएगा अगर डिजिटल हेल्थ का हम इस्तेमाल करें। और बाकी सारे चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा जो हम डायग्नोसिस का एल्गोरिदम बनाएं या ट्रीटमेंट का एल्गोरिदम बनाएं, इससे आगे चल के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सारे उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। और इसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हमने देखा
या कोविड के समय में जो कोविन का ऐप बना था, जी। उससे पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जितना आसानी से, जितना अच्छे तरह एफिशिएंसी के साथ चलाया गया, वो दूसरे मुल्कों को भी काफी एक तरीके से प्रेरित किया और भारत एक मिसाल बना। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम डिजिटल हेल्थ में जो हमारी बढ़ती हुई ताकत है, हम हमारे लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, मगर हम इसको दूसरे देशों के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं तो विश्व भर में फायदा हो सकता है कि भारत के डिजिटल टेक्नोलॉजीज द्वारा। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने से हमें G20 के द्वारा भारत को भी श्रेय मिलेगा और दुनिया को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि चाहे वो कोविन प्लेटफॉर्म हो, टेलीमेडिसिन का एक माध्यम हो, इसको सराहा है विश्व के कई देशों ने। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि डिजिटल जो हेल्थ है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में भी एक बड़ी भूमिका उसकी है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, अफोर्डेबल तरीके से पहुंचे, इसमें जो डिजिटल हेल्थ है उसका बड़ा योगदान है। और इस बात को ही कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हाईलाइट किया था कि जो भारत ने उपलब्धियां दर्ज की हैं, जैसे कि हमने कोविन और टेलीमेडिसिन का जिक्र किया, या दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी में जो भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, उसमें भारत की उपलब्धि है, उसको जरूर प्रदर्शित करना चाहेगा G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। और ये भी उन्होंने कहा था कि इससे जो कम आय वाले देश हैं, मध्यम आय वाले देश हैं, वो अपने देशों में इन सुविधाओं को लागू करने के लिए प्रेरित जरूर होंगे। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में और जिन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं है, उन सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने में डिजिटल हेल्थ की कितनी भूमिका है? बहुत ही बड़ा भूमिका होगी, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मकसद यही है, लक्ष्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अगर कोई वैद्य सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का आवश्यकता पड़े तो उनको वो उपलब्ध होनी चाहिए बहुत कम खर्चे के साथ। ऐसा नहीं है कि ज्यादा खर्चे की वजह से वो ठीक तरीके के इलाज से वंचित रह जाए। तो इसीलिए यूनिवर्सल कवरेज का यही लक्ष्य है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक सेवाएं, उसके आधार पर जितने लोगों को जितना जल्दी हम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकते हैं, और बाकी बाद में अगर एडवांस्ड केयर भी आवश्यकता हो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर, उसको भी इस प्रकार का हमें प्रदान करें लोगों को कि उनके जेब का खर्चा ज्यादा ना हो। एक तो जितना तेजी से हम इलाज पहुंचा सकते हैं, जितना दूर दराज तक हम इलाज पहुंचा सकते हैं या वैद्य स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकते हैं, और जितना कम जेब खर्चे के साथ पहुंचा सकते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य माना जाता है। तो अगर हम डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा रोग का पहचान, रोग का निवारण भी और निदान भी अगर हम घर में या घर के पास कर सकते हैं तो लोगों को मीलों दूर हॉस्पिटल के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, और टेली हेल्थ के द्वारा उनको सेवाएं घर के पास ही उपलब्ध हो सकती हैं और जेब का खर्चा बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी घर के पास हो सकती हैं, और कई सारे जो स्पेशलिस्ट के सेवाएं आमतौर से मिलती नहीं है आसानी से, वो तेजी से हम टेलीमेडिसिन द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार सही समय पर सही इलाज मिले और बगैर ज्यादा खर्चे के, तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जो लक्ष्य हैं, ये डिजिटल हेल्थ हमें प्रदान कर सकता है। निश्चित रूप से। डॉक्टर रेड्डी, एक विषय परंपरागत चिकित्सा पद्धति का भी आता है, और हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर तो हम अभी इस पूरे संदर्भ में G20 प्रेसिडेंसी में नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या
आपसे समझना चाहेंगे, भारत अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को विश्व के समक्ष रखना चाहेगा, दूसरे देशों के समक्ष की जो क्षमता है भारत की इस मामले में, और कैसे दूसरे देश भी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के मामले में एक आपसी सहयोग के साथ चिकित्सा के नए आयामों को तलाशने की कोशिश करें। इस मामले में भी क्या कुछ ऐसी संभावना है कि इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कुछ बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य को केवल बीमारी के रूप में देखना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देना चाहिए ताकि लोग जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा समय स्वस्थ रहें और बीमारी से बच के रहें। तो इसके लिए जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, आयुर्वेद जैसा, उसमें काफी हमें ये सीख मिलता है कि किस प्रकार हमें हमारा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं सही आदतों द्वारा। और दूसरी बात यह है कि क्रॉनिक डिजीजेस, लंबे दौर पर चलने वाली बीमारियों को भी किस प्रकार हम ज्यादा इलाज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन द्वारा। तो ये जो भारत का तजुर्बा है वो दूसरे देशों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, और दूसरे देशों में भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है और जिसमें कुछ शक्ति है तो उनसे भी हम सीख ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी के ऊपर ही आधारित हो, एलोपैथी तो बिल्कुल आवश्यक है, मगर इसके अलावा हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में जो काफी शक्ति है रोग निवारण के लिए और रोग का इलाज के लिए भी है, तो उस शक्ति का भी हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना अक्लमंदी का काम होगा। और इसमें भारत एक कदम आगे है और दूसरे देशों के साथ मिलजुल के ये सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में जो शक्ति है, जो मैंने जिस प्रकार के उसका स्ट्रेंथ है, वो सारों को जोड़ सकती है एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन द्वारा। 2017 में G20 की जर्मन प्रेसिडेंसी में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद था कि स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों जैसे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना हो, कुपोषण की समाप्ति हो, हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट हो और महामारियों से लड़ने के लिए एक व्यवस्था तैयार करना हो, ऐसे विषयों को लेकर एक साझा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया जाए। इस मकसद को लेकर इस हेल्थ वर्किंग ग्रुप की शुरुआत हुई थी। और अब क्योंकि 2023 का ये वर्ष है जबकि भारत की G20 प्रेसिडेंसी का ये महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर भारत भी इन मुद्दों के साथ साथ अपनी उपलब्धियों को जोड़ते हुए विश्व में किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र को सुलभ बनाया जाए और सशक्त किया जाए, इस मामले में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हम आगे आने वाली जो बैठकें होंगी उस पर भी गौर करते हुए जरूर ऐसी चर्चाओं को आयोजित करेंगे कि किस तरह से G20 प्रेसिडेंसी में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो बैठकें हैं उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, आज आप चर्चा में शामिल हुए और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। अभी आप सुन रहे थे भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।